हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट का चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के सेक्शन 135 से 152 तक के प्रोविजंस को कवर करेंगे। चैप्टर 10 जो है वो सेक्शन 135 से 166 तक है, लेकिन आज की वीडियो में हम 152 तक के प्रोविजंस को ही कवर करने वाले हैं। रेस्ट सेक्शन 153 से 166 तक के प्रोविजन हम नेक्स्ट की वीडियोज में करेंगे। इससे पहले के जितने भी सेक्शन है वो मैंने प्रीवियस की वीडियोज में कवर किए हैं, तो आप उनको उन वीडियोज से पढ़ सकते हैं। So let's begin with section 135. Section 135 क्या कहता है? Order of production and examination of witnesses. तो witnesses का production और examination का क्या order है उसकी बात करता है section 135. The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure and in the absence of any such law by the discretion of the court. तो पहली चीज क्या कह रहा है ये? पहली चीज ये कह रहा है कि अगर कोई भी सिविल का मैटर है, ठीक है, सिविल सूट की बात है और उसमें हमें कोई विटनेस का जो है क्या होना चाहिए, हमें किसी विटनेस को बुलाना है और उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे? जो कुछ भी प्रोसीजर जो है सिविल लॉ के अंदर दिया गया है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, उस विटनेस को बुलाएंगे कोर्ट में और फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे। सेकेंड चीज क्या कह रहा है? अगर मैटर जो है वो क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है और हमें किसी विटनेस को क्या करना है, बुलाना है और उसको एग्जामिन करना है, तो हम कैसे करेंगे? जो कुछ भी प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ के अंदर दिया गया है हम उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है उस विटनेस को बुला के उसका एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ये? अगर कोई इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसके रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है लॉ के अंदर, तब क्या होगा? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट चलेगा। कोर्ट जिस भी तरीके से चाहे उसका प्रोडक्शन कर सकता है और उसको एग्जामिन कर सकता है। किसको? विटनेस को कर सकता है। तो सेक्शन 135 में हमने तीन चीजें पढ़ी कि कब कब जो है हम किस तरीके से जो है हम किसी विटनेस को जो है बुला सकते हैं और उसका एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो सिविल मैटर है तो जो कुछ भी सिविल लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बुलाएंगे और एग्जामिन करेंगे। क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे और जहां कहीं पे कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है किसी भी लॉ में तो वहां पे क्या चलेगा? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट चलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 136, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कौन डिसाइड करने वाला है? जज डिसाइड करने वाला है। When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. And the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? जब भी कोई पार्टी जो है एविडेंस देने आती किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग जब पार्टी जो है कोर्ट में एविडेंस देने आती तो जज जो है वो क्या कर सकता है? मे आस्क, ठीक है, मे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जज जो है वो क्या है, पूछ सकता है उस पार्टी से कि आप जिस फैक्ट का एविडेंस देने आए हो कोर्ट के अंदर, अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो किस तरीके से जो है वो रेलेवेंट है, ठीक है, वो एविडेंस जो है उस फैक्ट से किस तरीके से रेलेवेंट है, मतलब कि उसकी रेलेवेंसी क्या है ना, वो पार्टी से पूछ सकता है और पार्टी को कह सकता है कि आप प्रूव कीजिए कि इस एविडेंस की इस फैक्ट के साथ रेलेवेंसी क्या है ना। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका? एंड द जज शेल एडमिट, जज क्या कर सकता है? उस एविडेंस को, जो उस पार्टी ने एविडेंस दिया उसको क्या करेगा? शेल एडमिट करेगा। अगर उसको लगा कि वो जो हमने जो उससे पूछा है और वो जो प्रूव करने आया अगर वो प्रूव्ड हो जाता है तो वो क्या है, अपने आप में क्या है, रेलेवेंट है, तो उस केस में जो है जज क्या कर सकता है, उसके एविडेंस को क्या करेगा? एडमिट कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ये कहता है। Now second paragraph, if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, वो फैक्ट जो है जिसके रिगार्डिंग में आप एविडेंस देने आए हो कोर्ट में, वो एविडेंस कब एडमिसिबल होगा? वो एविडेंस तब एडमिसिबल होगा अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, ठीक है। उस एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए आपको पहले कुछ और फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, तब आप उस एविडेंस को जो है कोर्ट में एडमिसिबल बना सकते हो। आगे, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned. लास्ट मेंशन क्या है? ये वाली बात हो रही है। लास्ट मेंशन मतलब कह रहा है कि आपको अगर कोई एविडेंस को एडमिसिबल बनाना है उसके लिए आपको पहले कुछ और फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है द लास्ट मेंशन, ये वाला लास्ट मेंशन, द
लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड। तो ये जो है ना, इस फैक्ट को सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा बिफोर द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। पहले इस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इस फैक्ट को प्रूव किया जाएगा। यहाँ पे यही वाली बात हो रही है, लास्ट मेंशन एंड द फैक्ट फर्स्ट मेंशन, अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड कोर्ट इज सेटिस्फाई विद सच अंडरटेकिंग। इसका प्रोविजो यही कि अगर कोर्ट जो है सेटिस्फाई हो जाता है, कोर्ट कहता है नहीं, ज़रूरत नहीं है कि आप पहले किसी और फैक्ट को प्रूव करो, ये जो एविडेंस दे रहे हो इसको एडमिसिबल बनाने के लिए आप किसी और फैक्ट को प्रूव करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी, कोर्ट जो है वो ऑलरेडी इस एविडेंस से सेटिस्फाई है, हमें कुछ और फर्दर एविडेंसेस नहीं चाहिए। तो उस केस में आपको कोई अदर फैक्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जो है आपको जो है फैक्ट प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है कोर्ट के अंदर। इसका इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। अगर आपको एक इलस्ट्रेशन याद हो, हम पहले पढ़ के आए थे, जहाँ पे ए जो है कहता है कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये बी का है ना। तो उसको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी जो है वो क्या हो चुका है, अब डेड हो चुका है, मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी है। जब उसकी वो डेथ को प्रूव करेगा, उसी के बाद जो है वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव कर सकता है ना। अगर वो उसकी डेथ को ही प्रूव नहीं कर रहा है तो वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे प्रूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर आपको कोई एविडेंस एडमिसिबल बनाना है, अगर आपको उसका डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल बनाना है, तो उससे पहले आपको उसकी डेथ को प्रूव करना पड़ेगा, है ना, तभी आप उसके डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बना सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, if the relevancy of one alleged facts depend upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये रेलेवेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर किसी भी फैक्ट की रेलेवेंसी जो है क्या किस पे डिपेंड कर रही है, किसी अदर फैक्ट के प्रूव होने पे डिपेंड कर रही है, तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट। वो कह सकता है कि सेकंड फैक्ट से पहले आप फर्स्ट फैक्ट के एविडेंस दे दीजिए, या फिर फर्स्ट फैक्ट से पहले आप सेकंड फैक्ट के एविडेंस दे दीजिए। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कौन से फैक्ट के एविडेंसेस पहले चाहता है, ठीक है। रिलेवेंसी का मैटर है, अगर रिलेवेंसी प्रूव करनी है और रिलेवेंसी जो है किसी और फैक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो उस केस में जो है यहाँ पर क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो जो चाहे जब चाहे जिस फैक्ट को पहले प्रूव करने की कह सकता है। क्लियर। नाउ इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इट इज़ प्रपोज, ये वही वाली बात जो अभी मैंने वहाँ कही थी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट अ रिलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन एलिज्ड टू बी डेड, which statement is relevant under section 32. The fact that the person is dead must be proved by a person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement। सेम केस है कि उसको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो पर्सन डेड हो चुका है। क्लियर। Now next section, section 137, examination in chief. The examination of witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. सेक्शन 135 बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ की, इसको याद रखना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ वो होता है जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है, जिस पार्टी ने उस विटनेस को कॉल किया है, उस पर्सन को कॉल किया है, और वो पार्टी अब उसको एग्जामिन कर रही है, उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, ठीक है। जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है ना, और बुलाने के बाद उसको एग्जामिन कर रही है, उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। नाउ क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ a witness by the adverse party shall be called as cross examination, ठीक है। एडवर्स पार्टी जब आपसे कुछ भी क्वेश्चन रेज करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। एडवर्स पार्टी मतलब क्या हुआ, जो आपके अगेंस्ट में है ना, उसको हम कहते हैं एडवर्स पार्टी। जब आपके सामने वाली पार्टी, आपके अगेंस्ट वाली पार्टी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पुटअप करेगी, उसे हम कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज री एग्जामिनेशन? The examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called as re-examination। री-एग्जामिनेशन कब होता है, जब पार्टी ने आपको क्या किया, क्रॉस एग्जामिन किया है ना,
जब आपको पार्टी ने क्रॉस एग्जामिन किया है और उस क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ नए फैक्ट्स निकल के आए हैं ना, नए फैक्ट्स निकल के आए, नए क्वेश्चन रेज हुए हैं उस एग्जामिनेशन के अंदर, तो उन फैक्ट्स और क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपका फिर से क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन हो सकता है। और उस एग्जामिनेशन को हम कहते हैं री एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कुछ भी फैक्ट्स क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे डिस्कवर हुए हैं, अब उनके रिगार्डिंग में उस विटनेस से वापस एग्जामिन करना है, उस विटनेस से वापस एग्जामिनेशन होना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, री एग्जामिनेशन। क्लियर? क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सारी चीजें निकली है उसके रिगार्डिंग में जो कुछ भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस पार्टी को बुला के उसको हम कहते हैं री एग्जामिनेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन 138 है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। A witness shall be first examined in chief, then क्रॉस एग्जामिन, देन री एग्जामिन। तो इनका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले तो 137 में तो ये बताया गया कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है। अब 138 क्या कहता है कि इनका ऑर्डर क्या है, कि कौन सबसे पहले होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस होगा या री होगा। तो 138 में इनका ऑर्डर बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद में अपना री एग्जामिनेशन होता है। द फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, एडवर्स पार्टी कर रही है उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर उसको री एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब कि एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन कौन कर रहा है, वही पार्टी जिसने कि उस विटनेस को बुलाया था। The examination and cross examination must relate to relevant facts, but the cross examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. तो ये क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग में ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है ये, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन, जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ना उसके लिए कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स पे ही कन्फाइंड नहीं होना चाहिए जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन इन चीफ में हुए थे। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो कि रेलेवेंट है वो भी क्वेश्चंस हम क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछी आप वही वही सारे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हो और सिर्फ आप ये कह रहे हो कि नहीं यही रेलेवेंट फैक्ट है, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ तक ही नहीं रहना है, अगर उससे रिलेवेंट कुछ और भी चीज़ें हैं तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछ सकते हैं। Now, direction of re-examination. The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination, and if new matter, if by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter. तो पहली चीज़ कि री एग्जामिनेशन कब होता है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कुछ नई बात निकल के आती है तो हम उस पार्टी का री एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर? अब ये कह रहा है कि री एग्जामिनेशन के टाइम भी, पहला तो था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नई चीज़ निकल के आई है तो अब हमें फिर से री एग्जामिन करना पड़ेगा, फिर से उस पार्टी को जो है हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। क्लियर? लेकिन अब ये कह रहा है कि अब री एग्जामिनेशन में जब हम उस पार्टी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस टाइम भी कुछ और नई चीज़ निकल के आ रही है, कुछ न्यू फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर से उस पार्टी को, एडवर्स पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। क्लियर? Now next, section 139, cross examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness. तो सेक्शन 139 क्या कह रहा है कि वो पर्सन जिसको आपने समन किया था कि आप कोर्ट के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ठीक है, आपने एक पर्सन को समन भेजा और बोला कि यार ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये हमें चाहिए किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर लेके आइए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्या करो, आप उसको क्रॉस एग्जामिन करने लग जाओ, मतलब कि एडवर्स पार्टी ये मान ले कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट लेके आया है, इसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, अब इससे क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड। नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर हम उसको एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर नहीं बुलाएंगे ना, तब तक हम उस पर्सन से क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकते जो कोर्ट के अंदर क्या लेके आया है, डॉक्यूमेंट लेके आया। अगर आपको उसको क्रॉस एग्जामिन करना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। नाउ सेक्शन 140, विटनेसेस टू कैरेक्टर।
विटनेसेस टू करेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन। तो जो भी करेक्टर से रिलेटेड विटनेसेस है, जो कि करेक्टर रिलेटेड एविडेंस देने वाले हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं और री एग्जामिन भी कर सकते हैं। ये याद रखना, अगर कैरेक्टर का कोई एविडेंस है, सॉरी कैरेक्टर के कोई विटनेसेस है, तो क्या हम उनको क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन कर सकते हैं? यस, हम उसको क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन कर सकते हैं। Now section 141 leading questions. Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question. तो leading question क्या होते हैं? ऐसे questions होते हैं जिसका कि जो कि lead करते हैं आंसर को, कि जिसको अगर हम उस क्वेश्चन को पुट करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में, या किसी न किसी इंडिकेशन के फॉर्म में हमें वो आंसर मिलेगा, उसको हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। और जो पर्सन उसको पूछ रहा है उसको ये उम्मीद है कि इसके रिटर्न में जो है मुझे अपना आंसर मिलेगा। ही पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। सिंपल सी चीज़ यही याद रखनी कि लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम चाहते हैं और वो लीड करते हैं आंसर्स को, किसी न किसी फॉर्म में वो हमें आंसर्स दे ही देते हैं, उसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। ये सेक्शन याद रखना, पूछा जाता है कि लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 141 जो है वो लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन है। नाउ सेक्शन 142, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, लीडिंग क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कोई विटनेस है, उसको एग्जामिन कर रहा है कोई भी एडवोकेट कोर्ट के अंदर, और वो एडवोकेट चाहता है कि वो उससे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो। उसने उससे डायरेक्ट पूछा कि वेयर डू यू लिव, पर उसने उसको आंसर नहीं दिया, है ना। तो फिर वो क्या कर सकता है एडवोकेट, अब वो चाहता है, एडवोकेट चाहता है कि ये एडमिट करे कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, ठीक है। तो वो उससे पूछ सकता है डू यू लिव इन सच एंड सच प्लेस, ठीक है। अगर वो उसका आंसर येस और नो में दे दे, है ना, क्योंकि उसने थोड़ा ट्रिकी वे में पूछ लिया उससे, तो अगर वो येस और नो में दे देता है इसका आंसर, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। क्लियर? तो उसके येस और नो से जो है बहुत सारे इन्फ्रेंस जो है ड्रॉन हो जाते हैं। सो क्लियर हुआ होगा लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। नाउ सेक्शन 142 व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। अब लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं कब नहीं पूछे जा सकते। लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट, इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, बी आस्क्ड in an examination in chief or in re-examination except with the permission of the court. The court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved. तो पहली चीज़ क्या है कि कब नहीं पूछे जा सकते, जबकि एडवर्स पार्टी ने क्या कर दिया हो, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया हो, तब जो है लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम और री एग्जामिनेशन के टाइम पे लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड ये कह रहा है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन के टाइम पूछे जा भी सकते हैं, लेकिन कब, उसके लिए हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट परमिट कर देता है, एडवर्स पार्टी के ऑब्जेक्शन के बाद भी अगर कोर्ट परमिट कर रहा है, तो हम एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में भी जो है वो क्या, लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर। अब कोर्ट जो है कब कब परमिट करता है, यहाँ पे शैल लिखा हुआ है ना। अब कोर्ट जो है वो लीडिंग क्वेश्चन कब परमिट करता है, जब मैटर जो क्या है एकदम इंट्रोडक्टरी है और अनडिस्प्यूटेड है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और एकदम इंट्रोडक्टरी इनिशियल स्टेज पे है तब, और विच हैव इन इट्स ओपिनियन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, और या फिर मैटर जो है क्या ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड हो चुका है, अब उसे कोई ऐसे क्वेश्चन रेज करके उस मैटर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस केस में आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इस सेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा, इस सेक्शन में ये पढ़ा कि लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर देती है तो, लेकिन अगर कोर्ट जो है परमिशन दे देता है तो हम एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में भी हम लीडिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या कह रहा है कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है कोर्ट जो है परमिट कर देता है लीडिंग क्वेश्चंस। पहला, अगर मैटर जो है इंट्रोडक्टरी है, सेकंड अनडिस्प्यूटेड है, थर्ड जो है वो सफिशिएंटली प्रूव्ड है, तो हम लीडिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। नाउ सेक्शन 143 व्हेन दे मे बी आस्क्ड।
तो लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है और ऑलमोस्ट सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एग्जामिनेशन इन चीफ में था, री एग्जामिनेशन में था या क्रॉस एग्जामिनेशन में था। तो ये याद रखना, सेक्शन 143 के अंदर बोला गया है कि लीडिंग क्वेश्चंस हम जो है वो किस में पूछे जा सकते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसको याद रखना। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, Section 144, Evidence as to matters in writing. Any witness may be asked while under examination whether any contract, grant, or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to contents of any document which in the opinion of court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it. तो सेक्शन 144 क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट, ये कौन से सेक्शन में पढ़ के आए थे हम? सेक्शन 91 के अंदर अपन ने पढ़ी थी ना। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसका कि एविडेंस देना है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो कोर्ट जो है उस पार्टी से पूछेगा जो आप एविडेंस दे रहे हो क्या ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है या नहीं है। अगर पार्टी कहती है कि यस ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है तो कोर्ट बोलेगा आप इसका डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप जो ये आपने राइटिंग में लिखा है आप उसे प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट के सामने, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, या फिर वो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने वाला है उनके कंटेंट से रिलेटेड जो कि क्या है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है ना, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के अंदर आना चाहिए, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो कि कोर्ट को लग रहा है कि वो जो है डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करना ही चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा तो एडवर्स पार्टी क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट कर सकती है अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस। वो जो अगर एविडेंस दे रहा है तो उस पर एडवर्स पार्टी जो है ऑब्जेक्ट करेगी नहीं, आप ऐसा एविडेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, ये जो भी मैटर हो रहा है ना, ग्रांट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन का, ये हमने रिटन फॉर्म में लिखा है, तो आप इसका डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कीजिए, आप ऐसे एविडेंस नहीं दे सकते कोर्ट के अंदर। लास्ट चीज क्या बोली है इसके अंदर, या फिर जो है वो ये प्रूव कर देता है कि वो एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, तो उस केस में वो ज़रूर दे सकता है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी चीज़ अगर रिटन फॉर्म में लिखी गई है तो उसे हमेशा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही प्रूव किया जाएगा, डॉक्यूमेंट की मदद से ही वो कोर्ट में प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, या फिर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है। तो यही चीज़ हम सेक्शन 91 के अंदर पढ़ के आए थे सेम, तो आप याद रख लो 91 इज इक्विवेलेंट टू 144। कोई भी चीज़ रिटर्न में है तो उसको हमें रिटर्न की फॉर्म में ही प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन, अ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर इन देमसेल्फ रिलेवेंट फैक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि विटनेस जो है वो क्या कर सकता है, ओरल एविडेंस दे सकता है उन स्टेटमेंट्स का जो कि किसी अदर पर्सन ने किए कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में, अगर वो स्टेटमेंट जो क्या है इटसेल्फ रिलेवेंट फैक्ट्स है, ठीक है, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो है अपने आप में ही एक रिलेवेंट फैक्ट है, तो फिर उसका हम क्या दे सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर ए assaulted B. C deposes that he heard A say to D, B wrote a letter accusing me of theft and I will be revenge on him. This statement is relevant as showing A's motive for the assault and evidence may be given of it though no other evidence is given about the letter. तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ना, ये इसके एक्सप्लेनेशन को डिफाइन करता है, इससे इस एक्सप्लेनेशन का मीनिंग जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ए ने जो है वो बी पे हमला किया क्या, मतलब ए ने जो है बी को असॉल्ट किया क्या। तो यहाँ पे सी जो है वो आके कहता है कि मैंने ए को डी से कहते हुए सुना। सी आके यहाँ पे कह रहा है कि मैंने ए को डी से ये कहते हुए सुना कि बी, जिसके ऊपर ए ने हमला किया था ना,
कि बी ने जो है एक लेटर लिखा मेरे को, और उस लेटर के अंदर जो है उसने क्या किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। किसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया? ए के ऊपर, ठीक है। ए डी को ऐसे कह रहा है कि बी ने जो है मेरे को एक लेटर लिखा, उसमें उसने मुझे मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तो अब जो है मैं उससे बदला लूँगा। ए कह रहा है कि उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया ना, तो अब मैं उससे बदला लूँगा, है ना। दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेवेंट। तो सी का जो ये स्टेटमेंट है ना, ए और डी की बात बता रहा है ना यहाँ पे सी, तो उसका ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है। एज शोइंग एज मोटिव, इसका स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? ए का मोटिव। ए का मोटिव क्या है? वो क्या कह रहा है कि अब मैं उससे बदला लूंगा, आई विल बी रिवेंज्ड ऑन हिम फॉर द असॉल्ट, ठीक है। तो उसका मोटिव क्या बता रहा है कि ये उसका मोटिव है कि वो उसको हमला करेगा। एंड एविडेंस में बी गिवन ऑफ इट दो नो अदर एविडेंस इज गिवन अबाउट द लेटर, ठीक है। और उसने इससे रिलेटेड एविडेंस भी दिए, उसने उसके ऊपर असॉल्ट किया ना, असॉल्ट से रिलेटेड एविडेंस भी दे दिए। तो और लेटर से रिलेटेड एविडेंस नहीं दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो सी का जो स्टेटमेंट है ना, उसके असॉल्ट से रिलेटेड जो कुछ भी उसने ए और डी के बीच में सुना, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में क्या माने जाएंगे? रिलेवेंट माने जाएंगे। और उसने क्या दिया है यहाँ पे? ओरल एविडेंस दिया है। क्लियर हो गया ये? नाउ नेक्स्ट, Section 145, cross-examination as to previous statements in writing. A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो कोई भी विटनेस है जो है, उसको क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उसके प्रीवियस स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। ऐसे कोई प्रीवियस स्टेटमेंट जो कि उसने राइटिंग के फॉर्म में लिख रखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में जो है हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, बिना वो स्टेटमेंट्स दिखाए, बिना वो राइटिंग दिखाए, बिना वो डॉक्यूमेंट दिखाए, हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, है ना। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट? If it is intended to contradict him by writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting. अगर हम उसे contradict करना है क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो कुछ अलग बात कह रहा है और उसके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग बात लिखी है, तो हम उसको जो है उस राइटिंग के कुछ पार्ट्स के थ्रू जो है हम उसको क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 146, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो लॉफुल माने जाते हैं? When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions herein before referred, be asked any questions which tend to test his veracity. पहला क्या है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिससे कि उसकी वेरासिटी चेक हो। मतलब वेरासिटी का मतलब क्या है? मतलब कि वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है ना। ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। सेकंड, टू डिस्कवर हु ही इज़ एंड व्हाट हिज पोजीशन इन लाइफ। ये पता लगाने के लिए वो है कौन, उसका प्रोफेशन क्या है, करता क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन में। To shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty of future. तो हम उसके जो उसका जो कैरेक्टर है ना, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके प्रीवियस कन्विक्शंस की बातें कर सकते हैं, और भी कुछ उसने पहले कुछ ऐसा किया हो, है ना, जो उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस रेज कर दे, जो उसके क्रेडिट को वो करे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। Next, provided that in a prosecution for an offence under section 376, ये इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रख लो, इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू अड्यूज एविडेंस और टू पुट क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम एज टू द जनरल इमोरल कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ सच विक्टिम विद एनी पर्सन फॉर प्रूविंग सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। अगर हम ऐसे किसी विक्टिम को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो उस केस में जो है हम उससे उसके कैरेक्टर के ऊपर जनरल इमोरल कैरेक्टर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, है ना। उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी हम नहीं पूछ सकते, ठीक है। और कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जिससे कि क्या हो रहा है, उसकी कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट और ऐसी सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा हो या उस पर क्वेश्चन रेज हो रहा हो। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम उस विक्टिम से नहीं पूछ सकते। ये सारे जो मैटर, ये रेप वाले जो सेक्शंस है ना आईपीसी के अंदर, अगर इसके अंदर कोई भी विक्टिम है, उसका हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम उससे नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो 146 में हमने क्या पढ़ा?
146 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उसकी वेरासिटी को चेक कर रहा हो, या फिर हमें बता रहा हो कि वो कौन है, उसकी पोजीशन क्या है, या फिर वो उसके कैरेक्टर और क्रेडिट को शेक कर रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 147, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल टू आंसर। कब विटनेस को हम कंपेल करेंगे कि आप आंसर कीजिए। इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 शैल अप्लाई देयर टू। सेक्शन 132 क्या कहता है? विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग फ्रॉम द, वो जो अगर उसको क्रिमिनेट कर देता है ना, तो अब ये यही कह रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिलेट करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 से, जिस पे कि सेक्शन 132 के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि आप बताइए, आपको हम अरेस्ट या आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लाएंगे। यही वाला सेक्शन था 132। Now section 148, court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer। सेक्शन 148 कहता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब क्वेश्चन पूछने चाहिए और कब विटनेस को जो है कंपेल करना चाहिए, कब विटनेस को जो है प्रेशर डाल के हम कहते हैं नहीं आपको बताना ही बताना है, तो कब विटनेस जो है आंसर करने के लिए हम उसको कंपेल करेंगे। If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, court shall have regard to the following consideration। तो पहली चीज क्या कह रहा है ये कि अगर मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो कि किसी सूट और प्रोसीडिंग में रेलेवेंट तब होंगे जबकि वो किसी भी विटनेस के क्रेडिट को और उसके कैरेक्टर को इंजर कर रहे हैं, है ना, तभी उनकी रेलेवेंसी होगी उस सूट और प्रोसीडिंग के केस में। तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि क्या इस विटनेस को आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मतलब कि कोर्ट जो है इसे कंपेल करे या नहीं करे। और फिर जो है कोर्ट अगर उसको कंपेल करता है तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसको वार्न करेगा दैट ही इज़ नॉट ऑब्लाइज टू आंसर इट। ठीक है, तो कोर्ट साथ में उसको ये भी बोलेगा कि आप ऑब्लाइज नहीं हो आंसर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही, क्रेडिट ऑफ विटनेस की और उसके कैरेक्टर की बात हो रही है। अगर इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन रेज होगा तो ही ये जो है क्या माना जाएगा, ये क्वेश्चन जो है रिलेवेंट होगा टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर। अब साथ में और सारी चीज़ें क्या हैं जो कि कंसिडर करता है कोर्ट, वो देखते हैं हम। पहली चीज, सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच अ नेचर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ कोर्ट एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। वो क्वेश्चंस को हम प्रॉपर मानेंगे जो कि क्या है, ऐसे नेचर के हैं जिससे कि क्या हो रहा है, कोर्ट पे फर्क पड़ रहा है ना, जिससे कि कोर्ट की ओपिनियन पे फर्क पड़ रहा है। अगर वैसे एविडेंसेस दिए जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कोर्ट के ओपिनियन पे फर्क पड़ रहा है एज टू द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ विटनेस। ठीक है, विटनेस की क्रेडिटेबिलिटी की बात आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, अगर कोर्ट का ओपिनियन चेंज हो जाता है तो उन क्वेश्चंस को हम क्या मानते हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस मानते हैं। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। कौन से क्वेश्चंस इम्प्रॉपर होते हैं? इफ द imputation which they convey relate to matters so remote in time or of such a character that the truth of imputation would not affect or would affect in a slight degree the opinion of court as to the credibility of witness on the matter to which he testified। ठीक है, हम जब क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस के क्वेश्चंस पे जो भी एविडेंसेस दे रहे हैं वो ऐसे नेचर के हैं कि बहुत स्लाइट चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। अगर उसकी क्रेडिट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन हो रहा है, उसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है और आप उससे रिलेटेड एविडेंसेस दे रहे हो ना कोर्ट के अंदर, उससे कोर्ट के ओपिनियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फ़र्क भी पड़ रहा है तो बहुत स्लाइट सा फ़र्क पड़ रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या माने जाते हैं, इम्प्रॉपर माने जाते हैं। नेक्स्ट, such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of imputation made against the witness character and the importance of his evidence। जहाँ पे great disproportion हो रहा है ना, किसके बीच में हो रहा है, जो कि imputation जो कि हमने witnesses के character के ऊपर क्वेश्चन रेज किया और उसके evidences, मतलब हमारा क्वेश्चन कुछ और है, आप एविडेंस कुछ और दे रहे हो, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इम्प्रॉपर मानते हैं। The court may, if it sees fit, draw from the witness refusal to answer the inference that the answer, if given, would be unfavorable।
एक और चीज़ है कि कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, अगर विटनेस से कुछ ऐसा क्वेश्चन रेज किया और विटनेस जो है वहाँ पे मना कर देता है ना, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसको एक इन्फ्रेंस सजेस्ट हो जाता है कि हाँ ये उसके फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए ही जो है वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी वो लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर मानते हैं, जो कि अभी हमने पहले पढ़ के आया था ना, कोर्ट बोल देता है कि आप ऑब्लाइज नहीं हो आंसर करने के लिए, आप मना कर सकते हो, क्योंकि उसके कैरेक्टर की बात है ना, उसके क्रेडिट की बात है, तो कोर्ट उसको कह देता है कि आप जो है आप ऑब्लाइज नहीं हो, आप मना कर सकते हो। अगर वो मना कर देता है तो कोर्ट ये मान लेगा कि ये उसके फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए उसने इसको मना किया है। नाउ सेक्शन 149, क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। सो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के आप हर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 148 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded। जो 148 के अंदर हमने बात करी थी ना कि वो क्वेश्चंस कब रिलेवेंट होंगे, जब हम उसके कैरेक्टर को शेक करेंगे, इंजर करेंगे, उसके क्रेडिट के ऊपर जाएंगे, तभी जो है उन क्वेश्चंस की रेलेवेंसी होगी उन सूट और प्रोसीडिंग के अंदर। तो कह रहा है कि वो भी आप वो क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही नहीं पूछ सकते हो, उनके पीछे भी कोई रीज़न होना चाहिए, कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए ना, तभी आप अगले के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हो। तो सेक्शन 149 ये कह रहा है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और वकील दैट एन इम्पॉर्टेंट विटनेस इज अ डकैत, देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डकैत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैरिस्टर जो है उसको एक अटॉर्नी और वकील ने कहा ये जो विटनेस है ना ये क्या है, ये डकैत है ना। तो अगर अब वो बैरिस्टर जो है अगर उस विटनेस से पूछता है कि क्या तुम डकैत हो, तो यहाँ पे ये रीजनेबल क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर सामने वाले पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो कि भैया क्या आप डकैत हो, आप ऐसे कैसे उठा रहे हो, आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड क्या है, उसको अटॉर्नी ने और वकील ने कहा है, ये रिलायबल पीपल है, ये ऑथोरिटेटिव पीपल है ना। तो यहाँ पे इन्होंने इसको कहा है और फिर ये क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक रीजनेबल ग्राउंड है ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या क्या तुम डकैत हो। नाउ इलस्ट्रेशन बी, a witness of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit, there are here no reasonable ground for the question। और आप all of sudden randomly जाके आप उस witness से ऐसे पूछ रहे हो, वो बैरिस्टर रैंडमली जाके उस विटनेस से पूछ रहा है क्या तुम डकैत हो, तो आपके पास सोर्स क्या है, आप कैसे उससे पूछ सकते हो कि तुम डकैत हो या नहीं हो, कोई आपके पास ग्राउंड होना चाहिए ना। इसका ग्राउंड है आपके पास रीजनेबल, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 150, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। 148 के अंदर हमने क्या बात की कि अगर क्वेश्चंस बिना रीजनेबल ग्राउंड के पूछे जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है उसका। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वॉज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, इट में इफ इट वॉज आस्क्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील और अटॉर्नी, रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट और अथॉरिटी टू विच सच बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन। अगर बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील और अटॉर्नी पूछ रहा है, तो आप किसको रिपोर्ट कर सकते हो, हाई कोर्ट को कर सकते हो, या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी के अंदर जिसके कि वो क्या है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो उसके कंडक्ट के बारे में। क्लियर। नाउ सेक्शन 151, सेक्शन 151 कहता है इनडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चंस। द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court, unless they relate to fact in issue or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue existence। तो आप ऐसे indecent and scandalous मतलब आप ऐसे ऐसे अजीब गरीब क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जो किसी के कैरेक्टर के बारे में हो, ठीक है ना, जो किसी को ऐसा इंसल्ट और गिल्टी फील कराए, आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। जैसे होता है ना बहुत बार रेप विक्टिम से बहुत ऐसे अजीब गरीब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते अनलेस एंड अनटिल क्या हो रहा हो, वो फैक्ट इन इश्यूज ही हैं खुद, वो क्वेश्चंस इतने रेलेवेंट है कि वो अपने आप एक फैक्ट इन इशू का पार्ट है, या फिर वो नेसेसरी है पूछना और लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, तो उस केस में आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अदरवाइज आप इनडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। सेक्शन 152,
Questions intended to insult or annoy. The court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to court needlessly offensive in form. तो कोर्ट जो है ऐसे क्वेश्चंस को भी फॉरबिड करेगा जो कि क्या है, जिनका इंटेंशन क्या है सामने वाले पर्सन को इंसल्ट करने का या फिर उसको अनॉय करने का, और विच दो प्रॉपर इन इट सेल्फ अपीयर्स टू कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, या फिर कोर्ट को ऐसे लग रहा है कि बिना मतलब के ऐसे ऑफेंसिव चीज़ें पूछ रहे हो जो सामने वाले पर्सन को ऑफेंसिव ऐसा फील कराए, तो उस केस में भी जो है कोर्ट जो है ऐसे क्वेश्चंस को फॉरबिड कर देगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ आए होंगे। इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी, ये लीगल लैंग्वेज है तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इनका मीनिंग सिंपल होता है पर लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोविज़न नहीं समझ आ रहा हो, किसी भी सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.